तो 1.5 साल बाद जनवरी 2024 में इनकी रिहाई रद्द कर दी गई। सभी 11 दोषियों को वापस जेल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने कहा, गुजरात सरकार को इनकी रिहाई पर फैसला लेने का कानूनी अधिकार ही नहीं था, क्योंकि सुनवाई और सजा महाराष्ट्र में हुई थी। इनकी रिहाई की मंजूरी अमित शाह के गृह मंत्रालय के एक पैनल द्वारा दी गई, जिसमें इनके कारावास के अंतराल और अच्छे बर्ताव को देखते हुए जल्दी रिहाई पर हामी भरी गई। जब ये रिहा हुए तब वीएचपी के लोग फूल माला लेकर गए, लड्डू बांटे। बाद में बीजेपी के नेता भी इनमें से किसी एक के साथ मंच पर नजर आए। यह सब मीडिया की रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। जेंजी को भारत की इन खबरों को रिवाइंड मोड में जाकर देखना चाहिए, तभी पता चलेगा कि जब वे बड़े हो रहे थे तब किस तरह से पत्रकारों और उमर खालिद जैसे छात्रों को जेल में डाला जा रहा था और हत्या के मामले में सजा पाए लोगों को समय से पहले रिहा किया जा रहा था। लगता है जेंजी को यह भी पता नहीं कि बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी राम रहीम को 400 से अधिक दिनों का पैरोल मिल चुका है। अगस्त 2022 में जब यह सवाल उठ रहा था कि बलात्कार और हत्या के मामले में सजा पाने वालों को 14 साल तक जेल में रहने वालों की रिहाई कैसे हो गई, तो प्रहलाद जोशी कह रहे थे कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1.5 साल बाद गुजरात सरकार को फैसला लेने का अधिकार ही नहीं था। प्रहलाद जोशी को आप मंत्रालयों का धनी मंत्री कह सकते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्रालय के अलावा अब शिक्षा मंत्री भी बनाए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय में बदलावों की मांगों को पूरा करने के लिए इनसे व्यस्त शायद कोई और मंत्री नहीं हो सकता था। चूंकि शिक्षा प्रहलाद जोशी के लिए नया विषय है, इसीलिए उन्हें नीदरलैंड का यह वीडियो देखना चाहिए। यहां हाई स्कूल पास करने के बाद बच्चे स्कूल का अपना बैग और स्कूल का झंडा खिड़की से बाहर टांग देते हैं। मोहल्ले को पता चलता है उनका बच्चा हाई स्कूल पास कर गया। स्कूल बैग टांगने का मतलब है मुश्किल मानी जाने वाली परीक्षा बिना चोरी और पेपर लीक के बच्चा पास कर आया है। परिवार को अपने देश की शिक्षा और परीक्षा पर गर्व है, पास होने की व्यवस्था पर भी, इसीलिए खिड़की पर स्कूल बैग टांग देते हैं। नीदरलैंड के स्कूल परीक्षा की इतनी साख है कि पास करने पर लोग इस तरह से जश्न मनाते हैं। क्या भारत का छात्र इस तरह का गर्व कर सकता है? क्या हम और आप अपनी परीक्षाओं में इतना यकीन रखते हैं? भारत में 10 साल में 93,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए या उनका विलय कर दिया गया। 2013-14 में शिक्षा का बजट कुल बजट का 4.6% था, मगर 2025-26 में 2.6% ही रह गया। शिक्षा का बजट तब घटा जब देश का बजट 2009-10 से हर साल 10% बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार के लिए प्रहलाद जोशी 5वें शिक्षा मंत्री हैं। हर कोई प्रहलाद जोशी के बारे में जानने के लिए प्ले बटन दबा रहा है, लेकिन पॉज बटन दबाइए, रिवाइंड बटन दबाइए और उन शिक्षा मंत्रियों के बारे में भी जानिए जिन्होंने मोदी सरकार के दौर में इस मंत्रालय को सुशोभित किया है। स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान के बाद प्रहलाद जोशी 5वें शिक्षा मंत्री हैं। कर्नाटक के धारवाड़ से 5वीं बार सांसद बने हैं और 2004 से ही चुने जा रहे हैं। धारवाड़ का पेड़ा बहुत शानदार होता है। 2008 से ही जीआई टैग मिला है। इन सभी शिक्षा मंत्रियों में बेस्ट रहे रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी बातों से मुझे नित्य प्रेरणा मिला करती थी और जिनके भाषणों को गंभीरता से लेते हुए मैं वीडियो बनाया करता था। उन्हें 2 साल शिक्षा मंत्री रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2020 में निशंक ने लीडरशिप को लेकर जो ज्ञान दिया, लगता है जेंजी ने मेरी तरह ध्यान से सुन लिया और जंतर मंतर पहुंच गए। लीडरशिप केवल डंडा लेकर के नहीं की जा सकती है। हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, दुनिया को लीड किया है, उनसे भी हमको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसीलिए हमने पीछे के दिनों में एक लीप प्रोग्राम रखा था कि जो नेतृत्व के विकास की जो क्षमता वाले, किस तरीके से हमारा नेतृत्व क्षमता छोटी छोटी बातों में कई बार तिल का ताड़ बन जाता है। उलझे रहते हम छोटी छोटी बातों में, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि छोटी छोटी बातों में उलझे रहने वाला व्यक्ति हो, समाज हो, संस्थान हो, राष्ट्र हो, वो बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। अटल जी कहते थे छोटे मन वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता और टूटे तन वाला कभी खड़ा नहीं हो सकता। जो छोटे मन वाला है, छोटी छोटी बातों में केवल अपना समय व्यतीत करने वाला है, खर्च करने वाला है, ख़त्म करने वाला है,
कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े बनने के लिए बड़ा विचार चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा मन चाहिए, बड़ा संघर्ष चाहिए, बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ी प्रखरता चाहिए, उसी सीमा तक की पराकाष्ठा का समर्पण चाहिए, तब जा करके बड़ा बन सकता है कोई। और हम इस धरती पर मानव को बड़ा बनाने के लिए ही पैदा हुए, महामानव बनाने के लिए पैदा हुए। 2014 के बाद इसी तरह की बिना ओर छोर वाली बातों से भाषण साम्राज्य भर दिया गया, जिसे सुनकर लगेगा कोई बहुत बड़ी बात, युग लेवल की आकाशवाणी हो रही है। दरअसल पन्ना भरा जा रहा था। धैर्य, प्रखरता, पराकाष्ठा, मानव, महामानव इत्यादि शब्दों से भाषणों को अलंकृत किया गया। बीजेपी आरएसएस के नेताओं के भाषण इन्हीं सब भारी भरकम शब्दों से भरे होते हैं। यह तस्वीर खुद प्रहलाद जोशी ने डाली है। 2023 के दशहरे की तस्वीर है। कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। तब भी केंद्र में मंत्री थे, और 2019 में आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, तब भी मंत्री थे। आरएसएस के कई कार्यक्रमों में जाते हैं, उसके नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के घर जाने की तस्वीरें पोस्ट करते हैं। प्रहलाद जोशी विपक्षी दल से रातों रात टांग कर लाए गए नेताओं की तरह नहीं हैं, बल्कि आरएसएस की शाखा में पले बड़े नेता हैं। इस संगठन से इनका गहरा नाता है, जिसके पंजीकरण और हिसाब किताब को लेकर कर्नाटक में इन दिनों गहरा विवाद है कि यह संगठन रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। आप इस विवाद पर हमारा वीडियो देख सकते हैं, यह थंबनेल उसी वीडियो का है। लोकसभा में अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी कहा है कि शिक्षा पर आरएसएस के लोगों का कंट्रोल हो गया, और इसी कारण आज भारत की शिक्षा पिछड़ गई है। मतलब प्रहलाद जोशी भी वही करेंगे जो धर्मेंद्र प्रधान कर रहे थे। The soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. Rajnath Singh ji said, sir, please. Sir, Rajnath Singh ji said, that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They're not allowed to say what they want. They're not allowed to ask the questions that they want. They have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. They have to buy this structure. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be अंधभक्त. प्रहलाद जोशी के शिक्षा मंत्री बनते ही मीडिया में कई जगहों पर उनका जीवन परिचय छपा है। उससे प्रहलाद जोशी की अलग ही छवि बनती है। इतनी तारीफ है कि पूछिए मत। मगर सारी तारीफ व्यक्तित्व को लेकर है। जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनने से पहले दो मंत्रालय का चार्ज संभाल रहा हो, 2019 से मोदी सरकार में मंत्री हो, बतौर मंत्री उनके किसी मंत्रालय के काम की तारीफ से परिचय भरा होना चाहिए। मगर प्रहलाद जोशी को बीजेपी का क्राइसिस मैनेजर, चुनावी मास्टरमाइंड लिखा जा रहा है। शांत स्वभाव के बताए जा रहे हैं, सॉफ्ट स्पोकन लिखा जा रहा है। लो प्रोफाइल रखते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं। जमीन पर शानदार पकड़ है, पार्टी के विश्वसनीय व्यक्ति हैं, पार्टी के ब्लू आइड बॉय हैं।
बीजेपी का जो भी मंत्री बनता है या अध्यक्ष बनता है उसके बारे में इसी तरह की तारीफ मीडिया करने लग जाता है। आप धर्मेंद्र प्रधान की प्रोफाइल पढ़ेंगे, लगेगा प्रहलाद जोशी का परिचय पढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की तरह प्रहलाद जोशी के बारे में भी लिखा गया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने की हसरतों को दबाकर सेंटर में मंत्रालय संभाल रहे हैं। ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री बनना चाहते थे मगर नहीं बन पाए, इस तरह की बातें लिखी जाती हैं। अफसोस कि बिल्किस बानो वाले प्रसंग की याद दिलाने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बोलना पड़ता है। Upanishad, I think 5,600 years back, 6,000 years back, Upanishad was, and it was a greatest gift to the world, earth, and in that Traiteya Upanishad, that teaches how a student should be. वो तो इधर ये बताएगा, नहीं तो आजकल यूनिवर्सिटी में ये सब जिक्र नहीं होता है। मैं तो क्या कहता हूँ, मेरा एक सलाह है, अगर आप गलत नहीं मानते हैं तो ये जो है ना, कम से कम सप्ताह 15 दिन में एक बार अपने बच्चे को सिखाइए, इसका अर्थ भी आप समझाने का कोशिश करिए। दैट विल रियली मोटिवेट देम, क्योंकि भारत आज दुनिया में आप लोगों को कभी कभी 200 वर्ष लगभग अंग्रेजी शासन के कारण और बहुत लंबे समय तक इस्लामिक आक्रमण के कारण जो भारत का है, एक तरह कॉलोनिज्म जो बोलते हैं, वो कॉलोनिज्म के कारण हमारा जो भी है उसके बारे में थोड़ा इन्फीरियस कॉम्प्लेक्स हमारे मन में आ गया है। उत्तरी कर्नाटका में बीजेपी के संगठन को खड़ा करने में प्रहलाद जोशी का बार बार जिक्र किया जा रहा है। आपको विपक्ष के किसी नेता के बारे में ऐसी प्रोफाइल नहीं मिलेगी कि उसने अपनी पार्टी को खड़ा किया, क्राइसिस मैनेजर है, लो प्रोफाइल रहता है। मगर बीजेपी के नेताओं की तारीफ इन्हीं बातों से भरी होती है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भी यह सब लिख सकते हैं और व्यक्ति कहेगा भी नहीं कि आपने गलत लिखा है। हम और आप कैसे चेक कर पाएंगे कि वाकई इनकी प्रोफाइल लो है या नहीं, और अपने आप को पीछे रखते हैं, महत्वाकांक्षाओं से दूर रहते हैं। आप गौर कीजिएगा, जब भी टिकट जारी होता है विपक्षी दलों में असंतोष और विद्रोह को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। उसके बहाने विपक्षी दलों के नेतृत्व को चुनौती दी जाती है कि इन्हें लीडरशिप नहीं आती। मगर यही बात जब बीजेपी में होती है तो मीडिया ऐसी खबरों से नजरें चुरा लेता है। अगर संगठन की क्षमता को लेकर इतनी ही तारीफ हो रही थी, तब फिर इन खबरों को हम कैसे देखें। 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद कई नेताओं ने प्रहलाद जोशी पर आरोप लगाए। इस चुनाव में बीजेपी हार गई। 2023 में कलघटकी के विधायक सीएम निम्बानवार और पूर्व विधायक चिक्कना गोदार, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर सहित कई नेताओं के टिकट कट गए। उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर जोशी पर गंभीर आरोप लगाए। तब जोशी का बयान आया कि पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को लाया जा रहा है। उस समय प्रहलाद जोशी मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में देखे जा रहे थे। टिकटों के बंटवारे को इससे भी जोड़ा जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट है 2024 में जोशी के भाई बहन और भतीजे पर टिकट बेचने के मामले में एफआईआर हुई। शेखर नायक नाम के एक व्यक्ति से कथित रूप से 5 करोड़ लेकर टिकट देने का मामला आया। यह खबर द हिंदू, डेक्कन हेरल्ड से लेकर तमाम अखबारों में छपी है। आरोप लगा कि नायक ने 5 करोड़ के चेक के साथ साथ 25 लाख का कैश भी प्रहलाद जोशी के भाई को कथित रूप से दिया था। एफआईआर के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा उनके भाई के साथ 30 साल से कोई संबंध नहीं। मार्च 2026 की यह खबर भी है, जहां कर्नाटका हाईकोर्ट ने प्रहलाद जोशी के भाई के खिलाफ मामले को खत्म कर दिया। पत्रकार गौरी लंकेश ने प्रहलाद जोशी के खिलाफ 2 लेख लिखे। प्रहलाद जोशी के निजी सहायक ने गौरी लंकेश के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया। गौरी लंकेश को सजा भी हुई, जुर्माना भी हुआ। कोई 5 बार से सांसद है तो क्या उसका संबंध जमीन के किसी विवाद से है, किसी संस्थान पर कब्जे से है, या उसे लेकर कोई विवाद ही नहीं है? इस तरह की जानकारी नहीं मिलती है कि धारवाड़ में प्रहलाद जोशी होने का क्या मतलब है। जिस धारवाड़ से 5 बार सांसद चुने गए, 7 साल से केंद्र में मंत्री हैं, कई बार राज्य में उनकी पार्टी की सरकार रही, उस धारवाड़ को प्रहलाद जोशी ने क्या दिया? उनका काम क्या है जिसके आधार पर 5 बार से जीत रहे हैं? विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जमीन के मामले में आरोप लगाया था। तब प्रहलाद जोशी ने लीगल एक्शन लेने की बात कही थी। इसीलिए कई बार आप अखबार पढ़ तो लेते हैं, प्रोफाइल पढ़ तो लेते हैं, मगर जानकारी नहीं मिलती।
गोदी मीडिया के दौर में किसी हाई प्रोफाइल नेता के मूल्यांकन में यह भी लिखा जाना चाहिए कि जहां से कोई सांसद है वहां प्रेस से कैसा संबंध है, क्या पत्रकार खुलकर लिख पाते हैं या स्थानीय अखबारों में केवल सांसद जी का ही बयान छपता है। इससे भी पता चलता है कि दर्शकों और पाठकों को किसी के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। यही बताया जाता है कि क्राइसिस मैनेजर हैं, संगठन के व्यक्ति हैं। डेक्कन हेराल्ड की सितंबर 2025 की यह रिपोर्ट है जिसे श्रीनिधि आर ने लिखा है। धारवाड़ और बेलगावी के बीच 3 घंटे की दूरी 1 घंटे का करने के लिए रेल प्रोजेक्ट को लटकते हुए 40 साल हो गए। प्रहलाद जोशी 22 साल से यहां के सांसद हैं और एक रेल लाइन पूरी नहीं हो सकी। 2014 से मोदी सरकार केंद्र में है। 2019 में केंद्र ने यहां 73 किलोमीटर लंबी लाइन की मंजूरी दी, मगर सितंबर 2025 की यह रिपोर्ट बताती है अभी तक प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया है क्योंकि 533 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका। प्रहलाद जोशी कहते हैं राज्य की कांग्रेस सरकार केंद्र के साथ चल रही परियोजनाओं में रुकावट पैदा कर रही है, लेकिन जुलाई 2021 तक तो यहां बीजेपी की सरकार थी। फिर काम क्यों नहीं शुरू हो सका? जमीन अधिग्रहण का काम पूरा क्यों नहीं हुआ? ताजा जानकारी हमारे पास नहीं है। कई लोग वीडियो के लंबा होने की शिकायत करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि हम कितनी जानकारियां जुटाने का प्रयास करते हैं। जब आप कोई रिपोर्ट देखते हैं तो उसका मतलब ही यह होता है आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए लंबे वीडियो देखा कीजिए। उत्तरी कर्नाटका में धारवाड़ में हुबली का इलाका आता है। हुबली में ईदगाह का मैदान सांप्रदायिक टकराव के इतिहास का बड़ा मुद्दा है। 1994 में ईदगाह के विवाद में प्रहलाद जोशी की भूमिका को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। यह सब आजकल अच्छा काम माना जाता है, इसलिए भी नेता इन बातों को सामने आने से परहेज नहीं करते। हुबली की एक ईदगाह पर उमा भारती आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कर्फ्यू तोड़ते हुए तिरंगा लहरा दिया। इस घटना को कर्नाटका का मिनी अयोध्या कहा जाता है। पुलिस की फायरिंग में 6 लोगों की मौत हुई और हुबली में दंगे फैल गए। 1994 में यहां उमा भारती आती हैं। प्रहलाद जोशी की राजनीति का उदय होता है। कर्नाटका में उमा भारती की एंट्री पर पाबंदी होने के बावजूद हुबली आती हैं। झंडा फहराने के घटनाक्रम में हिंसा हो जाती है। 5000 लोगों की भीड़ को हटाने के दौरान पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है। आने वाले वर्षों में बीजेपी ने इस घटना के दम पर उत्तरी कर्नाटका में अपना दबदबा मजबूत किया, जिसने आगे चलकर राज्य में सत्ता हासिल करने में बीजेपी की मदद की। 1989 में जिस बीजेपी को 224 में से सिर्फ 4 विधानसभा सीटें मिली, वह बीजेपी 5 साल बाद 44 सीटें हासिल कर लेती है। ईदगाह की जमीन का विवाद लंबा है, उस पर हम अभी इस वीडियो में बात नहीं कर रहे। चुनावी सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर की एक वेबसाइट है myneta.com। इसके अनुसार प्रहलाद जोशी के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। सभी 1995 से 1998 के बीच के हैं, मगर 2024 के हलफनामे में प्रहलाद जोशी ने बताया है उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। 2018 में प्रहलाद जोशी के खिलाफ एक एफआईआर हुई। यह मामला हुबली का ही है। वहां एक इलाका है सदर सोफा। इस इलाके की तुलना उन्होंने पाकिस्तान से कर दी। कहा यहां की मस्जिदों में हथियार जमा हैं। उस समय कर्नाटका में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। इस बयान के कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। उन पर 2 धार्मिक समुदायों के बीच शत्रुता फैलाने और जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे। यह सब आरोप हैं, लेकिन प्रहलाद जोशी के खिलाफ किसी गंभीर मामले की जानकारी हमें नहीं मिल पाई। प्रहलाद जोशी केंद्र